क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में बाघ सखा अभियान कहां शुरू किया गया है? हाल ही में सुर्खियों में रहे एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री है? और हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्मित हो रहा है। यह बांध किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाघ सखा अभियान कहां शुरू किया गया? हाल ही में दोस्तों बाघ सखा अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि आज ही है वर्ल्ड टाइगर डे। और हमारे भारत देश में किस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में हाल ही में बाघ सखा अभियान शुरू किया गया है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी ने बाघ और मनुष्य के बीच मित्रता के पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बाघ सखा अभियान शुरू किया है। तो यह याद रख लीजिए कि बाघ सखा अभियान मध्य प्रदेश में किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी ने। और उद्देश्य क्या है? बाघ और मनुष्य के बीच मित्रता के पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए यह बाघ सखा अभियान शुरू किया गया है। और अभियान विशेष रूप से 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे के अवसर पर दोस्तों शुरू किया गया है, यानी कि आज ही यह अभियान शुरू हो रहा है। और यह अभियान में क्या कार्य किया जाएगा? तो देखो, इसमें प्रदेश भर के बच्चों के माध्यम से जंगल और उसके आसपास रहने वाले बच्चों के लिए प्रिंटेड टी शर्ट उपहार के रूप में भेजी जाएगी। और इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? और प्रतियोगिता में जो भी बच्चे विजेता बनेंगे उन्हें इसी तरह दोस्तों प्रिंटेड टी शर्ट उपहार के रूप में भेजी जाएगी। लेकिन कितनी टी शर्ट उपहार के रूप में भेजी जाएगी? 4000। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी ने कितने टी शर्ट प्रिंट या पेंट कराने का लक्ष्य रखा है? 4000 टी शर्ट पेंट या प्रिंट कराकर बच्चों को उपहार के रूप में भेजी जाएगी। और टाइगर स्टेट का दर्जा किसके पास है? वर्तमान में टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश में है। और पूरे विश्व में टाइगर की सबसे अधिक आबादी किस देश में है? हमारे भारत देश में ही है। और दोस्तों और भी कोई ऐसे फैक्ट जो आपको याद है, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ हो, उनके बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रहे एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री है? इमेज में आप देख सकते हैं। क्या आपने पहचान लिया एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री है? अमेरिका देश के विदेश मंत्री है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। लेकिन एंटनी ब्लिंकन हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं अमेरिकी विदेश मंत्री जिसका नाम है एंटनी ब्लिंकन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवस के भारत के दौरे पर थे। वे 27 और 28 जुलाई को भारत के दौरे पर आए। और ब्लिंकन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। और अमेरिकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की है, यानी कि हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। और एंटनी ब्लिंकन अमेरिका देश के विदेश मंत्री है। दोनों ने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की है, खास तौर पर अफगानिस्तान के मुद्दों पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव के बाद
और ब्लिंकन के अमेरिकी विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। क्या पहली बार एंटनी ब्लिंकन हमारे भारत देश में आए हैं जब से उन्होंने विदेश मंत्री का पदभार संभाला है। तीसरा क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन बनाएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। हाल ही में वो तिब्बत के दौरे पर आए और यह बांध निर्माण का जायजा भी लिया। भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस विवाद के बाद पहली बार तिब्बत का दौरा करने आए और शी जिनपिंग ने 2011 में चीन के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। सत्ता ग्रहण करने के बाद शी जिनपिंग का यह पहला तिब्बती दौरा था। और चीन की सरकारी संवाद एजेंसी का नाम क्या है? शिन्हुआ। शिन्हुआ के अनुसार जिनपिंग ने निंगची शहर का दौरा किया जो तिब्बत का एक हिस्सा है। उस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी का भी निरीक्षण किया और चीन यहां दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रही है। क्या यह चीन ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रही है? और हाल ही में शी जिनपिंग ने तिब्बत का पहली बार दौरा किया है जब से वो सत्ता में आए। और यहां बात करते हैं इस रिवर की, तो समुद्र तल से करीब 16,404 फुट की ऊंचाई पर पश्चिम तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली यारलुंग त्सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का एक और नाम है यारलुंग त्सांगपो और यह तकरीबन समुद्र तल से कितनी हाइट पर है? 16,404 फुट की ऊंचाई पर पश्चिमी तिब्बत के ग्लेशियर से यह निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सीने को चीरते हुए पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश तक जाती है। और चीन ने हाल ही में यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच से एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम हाईवे का भी निर्माण किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, एक अहम हाईवे का भी निर्माण किया है चीन देश ने। और यह हाईवे मैडोक काउंटी को जोड़ता है। क्या? मैडोक काउंटी को जोड़ता है, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। क्या? इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसी तरह के एक हाईवे का भी निर्माण किया है चीन देश ने। और चीन की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है और इसीलिए बार बार बताना मैं जरूरी नहीं समझता। एक मंथ में एक बार बता दूं वो ठीक रहेगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आधुनिक ओलंपिक खेलों को अब तक कितनी बार रद्द किया गया है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, लेकिन यह 2020 में आयोजित होने वाला था। कोविड महामारी के कारण पोस्टपोन किया गया, 2021 में आयोजित किया गया है, चल रहा है। लेकिन इनसे पहले भी आधुनिक ओलंपिक खेलों को 3 बार रद्द किया जा चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार। आधुनिक ओलंपिक खेलों को 3 बार रद्द किया गया है। एक तो जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 में, तब रद्द किया गया। दूसरी बार 1940 में जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तब रद्द किया गया। और 1944 में भी यह सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो तीसरी बार रद्द किया गया। यानी कि 2 विश्व युद्धों के कारण आधुनिक ओलंपिक खेलों को अब तक 3 बार रद्द किया गया है। और एक बार स्पेनिश फ्लू के कारण भी यह ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया था। जिस तरह कोविड महामारी के कारण पोस्टपोन किया गया, इसी तरह स्पेनिश फ्लू भी फैला था। कब? 1920 में। फरवरी 1918 और अप्रैल 1920 के विनाशकारी स्पेनिश फ्लू महामारी के बाद होने वाला पहला ओलंपिक अगस्त 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ था। और 2021 में टोक्यो अभी भी कोविड महामारी के चंगुल में है। और एक सदी पहले 29 देशों के 2626 एथलीटों के विपरीत जापान 204 देशों के 11,000 से अधिक लोगों को भौतिक गौरव के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखेगा। यानी कि दोस्तों, तकरीबन 102 साल पहले भी इसी तरह की स्पेनिश फ्लू की महामारी आई थी। तब सिर्फ 29 देशों के 2626 एथलीटों ने भाग लिया था। लेकिन इस इवेंट बहुत बड़ा है, 204 देशों के 11,000 से अधिक प्रतिभागी इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। और दोस्तों, जापानीज लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया था।
पांचवा क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कहां स्थापित किया गया था? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसे शॉर्ट में हम EPZ बोलते हैं, यह गुजरात के कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। कहां पर? गुजरात के कांडला पोर्ट पर यह स्थापित किया गया था। और विगत 3 वर्षों में निर्यात, निवेश और रोजगार में प्रदर्शन के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह क्वेश्चन। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र है जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं। शुल्क मुक्त किसे कहते हैं? राजकोषीय रियायतें मिलती है और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्य कानून होते हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना का कार्य वर्ष 2000 से 2006 तक विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में चालू था और भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर संरचित किया गया था। और वर्तमान में 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अधिसूचित है, जिनमें से 265 वर्तमान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन चालू है और लगभग 64% स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5 राज्यों यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि हमारे भारत देश के 64% स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ 5 राज्यों में है। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने पूंजी उगाने के लिए शेयर जारी करके जो रकम मांगी थी उसकी 40 गुना रकम कंपनी को मिली? क्या बात है! हाल ही में एक कंपनी ने पूंजी उगाने के लिए शेयर जारी करके जो रकम मांगी थी उसकी 40 गुना रकम कंपनी को मिली। कौन सी कंपनी होगी? बिल्कुल सही आपने अंदाज लगाया, जोमेटो। जोमेटो ने एक हाल ही में पूंजी उगाने के लिए शेयर जारी करके जो रकम मांगी थी उसकी 40 गुना रकम कंपनी को मिली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोमेटो। हाल ही में जोमेटो नामक कंपनी ने पूंजी उगाने के लिए शेयर जारी किए। जितनी रकम इस कंपनी ने मांगी थी उसकी 40 गुना रकम इस कंपनी को मिली। यानी कि कोविड-19 के कारण हम समझते थे कि लोग निवेश नहीं करते, लेकिन लोग निवेश करते हैं। यानी कि निवेशकों ने यह बताया कि कोई कमी नहीं है धन की, पूंजी की। अगर किसी कारोबारी के पास आइडिया है, क्षमता है, तो लोग पैसे तो देंगे ही। और जोमेटो का काम मूलतः क्या है? जोमेटो का काम मूलतः यह है कि तमाम रेस्टोरेंट आदि से खाने पीने का सामान उठाकर यह ग्राहकों के पास पहुंचाती है। और यह काम यूं तो बहुत ही सीधा लगता है, पर इसे जमीन के स्तर पर कामयाबी के साथ करना आसान नहीं है और जोमेटो ने यह काम करके दिखाया है। और दोस्तों, आपने भी कहीं पर जोमेटो से ऑर्डर किया है तो तुरंत जल्द ही इसी तरह का खाना आपको मिल गया होगा। और जोमेटो की बात आई तो जोमेटो के संस्थापक कौन है? 2 व्यक्ति है। एक का नाम है पंकज चड्ढा और दूसरे का नाम है दीपिंदर गोयल। क्या? एक का नाम पंकज चड्ढा और दीपिंदर गोयल ने यह जोमेटो की स्थापना की। और जोमेटो की स्थापना जुलाई 2008 में हुई। जोमेटो घर तक भोजन पहुंचाने वाली एक कंपनी है जो भारत के लगभग प्रमुख शहरों में अपनी सेवाएं देती है और इसीलिए करंट अफेयर में आया जोमेटो। 7वां क्वेश्चन, सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश के कितने करोड़ लोग जुड़े हैं? दोस्तों, हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने एक अलग मंत्रालय का गठन किया है जिसका नाम रखा है सहकारिता मंत्रालय। और हमारे भारत देश में सहकारिता से तकरीबन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 40 करोड़ लोग जुड़े हैं और इसीलिए शायद हमारी केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40 करोड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सहकारिता मंत्री है। और मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि की बात कही है और सहकारिता जैसा विषय आम जनमानस के हित का साधन बन सकता है क्योंकि पूरे भारत देश के तकरीबन 40 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं।
और इसका एक अच्छा उदाहरण है गुजरात का अमूल। अमूल का ही उदाहरण लीजिए, जो सहकारिता के माध्यम से गुजरात के गांव गांव तक पहुंचा। सहकारिता आंदोलन से महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन भी जुड़ा हुआ है। और आंकड़ों की बात करें तो सहकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश के 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह क्वेश्चन आपके सामने सेट किया है। और देश में लगभग 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी है। कितनी? 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी और 330 शुगर मिल संचालित हो रही है। और श्वेत क्रांति में सहकारिता समितियों का अहम योगदान भी है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पेगासस स्पाईवेयर किस देश की साइबर सुरक्षा कंपनी ने तैयार किया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा दो, क्योंकि इसी घटना को बेस बनाते हुए आने वाले एग्जामिनेशन के पेपर में यह क्वेश्चन छपेगा। पेगासस स्पाईवेयर हाल ही में इजराइल देश की एक साइबर सुरक्षा कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी का नाम है NSO। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। और भारत में पेगासस के जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए करंट अफेयर में आया है पेगासस स्पाईवेयर। और पेगासस का इस्तेमाल दोस्तों जो भी टेररिस्ट है उनके फोन की जासूसी करने के लिए किया जाने वाला था, लेकिन हाल ही में पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने के लिए यह पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया गया है। और इजरायली कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। वर्ष 2010 में इसकी स्थापना 3 इजरायली उद्यमियों ने की थी। और यह 3 इजरायली उद्यमियों के नाम क्या है? नीव कार्मी, साहले हुलियो और ओमरी लेवी। और तीनों के पहले पहले अक्षर को निकालकर इस कंपनी को नाम दिया गया है। नीव से N, साहले से S और यहां ओमरी से O, यानी कि NSO कंपनी का नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 2010 में। और 3 इजरायली उद्यमियों ने इस कंपनी की स्थापना की। और कंपनी का नाम भी इन तीनों ने अपने अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर रखा। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए लोगों के खिलाफ जासूसी के मामले दुनिया भर के करीब 4 दर्जन देशों में हुए, लेकिन इनमें फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसके सरकारी पेरिस प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने जांच शुरू की है। और जांच शुरू की है राफेल डील की। इसी देश के वित्तीय प्रोसिक्यूटर ने भारत के साथ ही की गई 59,000 करोड़ रुपए के राफेल डील में भी घपले की जांच के लिए एक जज को नियुक्त किया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी कि कल ही 28 जुलाई को यह विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इमेज को पढ़िए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। क्या? जो विलुप्त हो रही है जीव जंतु या वनस्पति, इसकी रक्षा करना ही यह विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेने का मकसद है। और सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों यह भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में। कहां पर? ब्राजील में। और इसके पश्चात सन 2002 में जोहानिसबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। और यहां जब संरक्षण की बात आई तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। कब? पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस को पहली बार सन 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। एक और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो यह दोनों दिवस भी याद रख लीजिए। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 5 जून को
पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या के अवगत कराने का निश्चय किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति कौन बने जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की? दोस्तों मैं 100% कहता हूं कि आपका अंदाजा गलत होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति कौन बने जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की? आपने शायद करंट अफेयर में जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, रिचर्ड ब्रैंसन का नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की हो। नाम है डेनिस टिटो। क्या नाम है? डेनिस टिटो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनिस टिटो। इमेज में आप देख सकते हैं। 20 साल पहले अमेरिकी पूंजीपति डेनिस टिटो को रूस ने अपने सोयूज रॉकेट से 30 अप्रैल 2001 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। और इस तरह डेनिस टिटो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की थी। हालांकि ये अभियान सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहारे हुए थे, लेकिन हाल ही में चर्चे में आए यह 2 अंतरिक्ष मिशन वो निजी अंतरिक्ष मिशन थे। और यहाँ जब अंतरिक्ष की बात आई तो रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी यूरी गागरिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1961 में धरती से ऊपर अंतरिक्ष कही जाने वाली सतह को छुआ था। और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपोलो 11 यान के जरिए चंद्रमा पर 1969 में पदार्पण करके इतिहास रच दिया था। तो पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर होना चाहिए यूरी गागरिन। और अमेरिका ने अपोलो 11 यान के जरिए चंद्र पर दोस्तों पदार्पण किया था और साल कौन सा था? 1969। और हाल ही में यह 2 बात करंट अफेयर में आई। 20 जुलाई 2021 को दुनिया के मशहूर कारोबारी और अमेजॉन के संस्थापक कौन? जेफ बेजोस अपनी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के यान से अंतरिक्ष को छूकर लौट आए। इससे पहले 11 जुलाई 2021 को एयरलाइंस कारोबार चलाने वाले दुनिया के एक प्रमुख व्यवसायी रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष पर्यटन साकार करने में जुटी अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के यान VMM ईव से उड़ान भरी थी। 11वां क्वेश्चन। दक्षिणी डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉर्न्स किसके नाम है? नाम थोड़े डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। दक्षिणी डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉर्न्स किसके नाम है? यह उल्कापात के नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उल्कापात। और पिछली रात आपने अंतरिक्ष में देखा था, क्योंकि आकाश से दोस्तों उल्कापात हो रहा था, शायद बादलों की वजह से आपको नहीं दिखाई दिया होगा या तो आप सो गए होंगे, लेकिन मैंने देखा था। 28 जुलाई की रात एक दुर्लभ, अनोखी और आकर्षक घटना हुई जिसे आकाश में नंगी आंखों से भी देखा गया। और इस रात एक नहीं बल्कि 2 उल्का बौछारे मीटियर शावर एक साथ अपने चरम पर पहुंचकर आकाश को रोशन किया। क्या? एक साथ 2 उल्का बौछारे हुए और जिसके नाम मैंने आपको क्वेश्चन में बताए। दक्षिणी डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉर्न्स दोनों उल्कापात आजकल सक्रिय है। और इमेज में आप देख सकते हैं, जब कभी भी 2 उल्कापात एक समय में सक्रिय होते हैं तो उनके पीक पर पहुंचने की तिथियों में कई दिन का अंतर होता है। लेकिन इस बार 2 अलग अलग उल्कापात एक ही तारीख में अपने पीक पर पहुंचे और इसीलिए बहुत अच्छा नजारा देखा गया था। और वर्ष का सर्वाधिक आकर्षक माना जाने वाला पर्सिड उल्कापात 17 जुलाई से शुरू हो चुका है। कब से? एक तीसरा उल्कापात है जिसका नाम है पर्सिड उल्कापात, जो 17 जुलाई से शुरू हो चुका है। और उल्काएं क्या होती है? शायद आपने साइंस में कहीं पढ़ा होगा। उल्काएं अंतरिक्ष की छोटी चट्टाने के टुकड़े होते हैं और ये उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर जलने लगते हैं और पृथ्वी से ये शूटिंग स्टार या टूटते तारे के रूप में नजर आते हैं। 12वां क्वेश्चन। हर साल विश्व हिपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व हिपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी कि कल ही 28 जुलाई को यह वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे मनाया गया। कब? 28 जुलाई को। विश्व हिपेटाइटिस दिवस हिपेटाइटिस के बारे में जागरूकता प्रसारित करने और लोगों को शीघ्र निदान, रोकथाम और हिपेटाइटिस के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है।
और हिपेटाइटिस एक संक्रामक बीमारियों का समूह है जिसे हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जाना जाता है। और हिपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है, लेकिन यह कोविड की तरह नहीं फैलता है। ओके। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2012 में भारत में हिपेटाइटिस वायरल के लगभग 1,19,000 मामलों की सूचना प्राप्त हुई और हिपेटाइटिस से पीड़ित रोगियों की संख्या वर्ष 2013 में बढ़ गई तथा यह संख्या बढ़कर 2,90,000 तक पहुंच गई थी। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, लगातार 5 ओलंपिक खेलों में गोल करने का अनूठा रिकॉर्ड किसने बनाया है? लगातार 5 ओलंपिक खेलों में दोस्तों फुटबॉल में गोल करने का अनूठा रिकॉर्ड मार्टा वायरा दा सिल्वा ने बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्टा वायरा दा सिल्वा। इमेज में आप देख सकते हैं ब्राजील की महिला फुटबॉल की खिलाड़ी मार्टा वायरा दा सिल्वा लगातार 5 ओलंपिक खेलों में गोल करने का एक अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम कर बैठी है और एक बड़ी उपलब्धि हाल ही में हासिल की है ब्राजील की यह महिला फुटबॉलर ने। मार्टा वायरा दा सिल्वा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों की महिला फुटबॉल स्पर्धा के पहले मैच में चीन के खिलाफ 2 गोल करके अपनी टीम की 5-0 की जीत में शानदार योगदान दिया है और साथ ही एक नया कारनामा भी किया है। 19 फरवरी 1986 को जन्मी यह मार्टा वायरा दा सिल्वा के पास ब्राजील और स्वीडन की नागरिकता है। 2 देशों की नागरिक है यह महिला और ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में उनका नाम सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर दर्ज है और वह अपने देश के लिए अब तक कुल 111 गोल भी कर चुकी है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? हाल ही में यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था तेलंगाना। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। थैंक यू सो मच। और आज सीधे पहुंचते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में किस देश के रॉक आर्ट हिमा को छठे धरोहर के रूप में शामिल किया गया है? एक बार फिर से, जिस तरह हमारे भारत देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में किसे सूचित किया गया है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को। इसी तरह यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में किस देश के रॉक आर्ट हिमा को छठे धरोहर के रूप में शामिल किया गया? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलेगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।